Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर करने वाले हैं DFCCIL के एग्जाम के लिए जो आपका कस्टमर रिलेशंस का पर्टिकुलर टॉपिक है, जिससे आपके 12 क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। बिल्कुल हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ें आपको समझनी है, मैंने आपको बेसिक्स वगैरह सारे क्लियर करवा दिए हैं। और हम यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड जो आपकी कंपनीज वगैरह हैं इंपॉर्टेंट, वो कवर करने लग रहे हैं। और एक्रोनेम्स एक्रोनेम्स आपको मैं अभी क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में काफ़ी एक्रोनेम्स पूछे गए और आगे भी पूछे जाएंगे। 2016 के एग्जाम में भी आपके एक्रोनिम्स बहुत सारे पूछे गए, 2018 के में भी आपके एसएस वगैरह करके पूछे गए थे। तो उस टाइप के जितने भी एक्रोनेम्स होते हैं, एक्रोनेम का मतलब एब्रिविएशन होता है, हिंदी में इसको संक्षिप्त बोलते हैं, ठीक है ना। जो संक्षिप्त फॉर्म होती है वर्ड्स की, उनको यहाँ पे बोला जाता है एक्रोनेम्स, ठीक है। तो ये सब भी हम कवर करेंगे और आपको मैं अराउंड 80 टू 90 एक्रोनेम्स करा दूंगा। वो करने के बाद में आपका इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। और जो एक्रोनेम्स है ये कस्टमर रिलेशन से रिलेटेड हैं, थोड़े से मार्केटिंग से हैं, थोड़ा सा आपका सेल्स वगैरह से रिलेटेड है, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। कुछ आपके एक्रोनेम्स है जो कि गूगल के एनालिटिक्स वगैरह से आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो वो भी मैं आपको करा दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। और इंपॉर्टेंट कंपनीज मैंने आपको कल करा रखी थी कुछ। अच्छा, जो ग्लोबल इंपॉर्टेंट सीआरएम कंपनीज हैं वो तो मैंने आपको करा दी। अब एक आध इंडियन कंपनी भी है, वो भी आपको मैं अभी बता दूंगा। और फिर आपका कंपनीज वाला जो सिनारियो है वो खत्म हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा। इससे आपके माइंड में एक आइडिया पड़ गया होगा अभी तक कौन कौन सी कंपनीज जो है वो सीआरएम से डील करती हैं। और यहाँ पे फिर हम एक्रोनिम्स भी देख लेंगे, तो आपको आगे जो थ्योरी आएगी, बिल्कुल थ्योरी पार्ट इसका जो बेसिक जहाँ से पूछा जाता है, वो फिर आपको समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज आपकी क्लास नंबर आई थिंक 7 है। देखते हैं भाई, क्लास नंबर 7 है आज आपकी। अगर इससे पहले आपने 6 क्लासेस नहीं किया तो जाकर के वो देख के आओ, क्योंकि बेसिक्स वगैरह वहीं पर आपके क्लियर होंगे माइंड में, आपको तभी समझ आएगा क्या कस्टमर रिलेशन होता है, क्या सारी की सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो सब आप कंप्लीट करके आइए, फिर यहाँ पे आप आओगे तो आपको ज़्यादा बेटर यहाँ पे चीज़ें समझ आ पाएंगी, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो यहाँ पर जो आपकी सबसे पहली इंडियन कंपनी हमें पढ़नी है वो है जोहो कॉरपोरेशन, ठीक है। कौन सी है ये? इंडियन सीआरएम के लिए। और इंडिया में ना सीआरएम की यही एक सबसे बड़ी कंपनी है, बाकी तो सब छोटी छोटी हैं, तो उन पे हमें ज़्यादा यहाँ पे फोकस करना नहीं है। मेनली आपको यही ध्यान देना है जोहो कॉरपोरेशन के बारे में, ठीक है ना। ये भी आपका सीआरएम वगैरह से डील करती है और इसके कई सारे सॉफ्टवेयर हैं। फ़ोन में आप काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो, जैसे कि इसका जोहो डॉक्स वगैरह भी आते हैं इसके कई सारे। तो वो आप यूज़ कर सकते हो आप लोग भी फॉर फ्री, ठीक है। इसमें अगर आप गूगल के जो प्ले स्टोर होता है उस पर भी सर्च करोगे ना जोहो, तो वहाँ पर आपको कई सारे ऐप्स मिल जाएंगे। खैर, अब ये जोहो जो है आपका इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये आपका 1996 में फॉर्म हुआ, ठीक है। कब फॉर्म हुआ? 1996 में। और ये एक इंडिया बेस्ड एमएनसी कंपनी है, ठीक है। क्या है ये? आपकी इंडिया बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अच्छा, इसका जो अगर आपसे पूछ ले कि ग्लोबल हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं जोहो कॉरपोरेशन के, क्या ग्लोबल हेडक्वार्टर्स? तो इसके ग्लोबल हेडक्वार्टर्स हैं चेन्नई में। कहाँ पर हैं? चेन्नई में है। अगर आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाए कि कॉरपोरेट हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, कॉरपोरेट हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं जोहो कॉरपोरेशन के, तो ये हैं आपका प्लीसेंटन कैलिफोर्निया, ठीक है। कहाँ पर हैं? प्लीसेंटन कैलिफोर्निया में है। अगेन कैलिफोर्निया कहाँ पे? यूएसए में है, सभी को पता होगा। कल से हम कैलिफोर्निया के बारे में देख रहे हैं। तो कैलिफोर्निया में ही जो आपकी मेनली सीआरएम कंपनीज है ना वो बेस्ड है, या फिर जो आपका सॉफ्टवेयर कंपनीज है वो कैलिफोर्निया में ही उनके हेडक्वार्टर्स हैं ज़्यादातर। तो बाकी इसका जो ग्लोबल हेडक्वार्टर है वो तो आपका चेन्नई इंडिया में है। अरे बोलो हाँ, क्लियर है क्या ये वाली चीज़? अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए जोहो कॉरपोरेशन के फाउंडर कौन है ना, इसके फाउंडर का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो इसे फाउंड किया था श्रीधर वेम्बू ने। किसने इसको फाउंड किया था? श्रीधर वेम्बू ने। और इनके साथ में एक और पर्सन थे, टोनी थॉमस, ठीक है ना। तो श्रीधर वेम्बू और टोनी थॉमस, इन दोनों ने मिलकर के इस कंपनी को फाउंड किया था, जोहो कॉरपोरेशन को। और अगर आपसे पूछ लिया जाए एज ऑफ नाउ सीईओ कौन है, तो ये जो श्रीधर वेम्बू हैं यही इसके सीईओ हैं। तो क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, हु इज़ द फाउंडर सीईओ ऑफ जोहो कॉरपोरेशन, ठीक है। या फिर जोहो सीआरएम करके भी पूछा जा सकता है, क्योंकि इसका देखो दो चीज़ें आती हैं जोहो कॉरपोरेशन की। एक तो इसका ऑफिस सूट आता है, ठीक है। जैसे कि विंडो सूट होता है ना, इसमें आपके अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं, पावर पॉइंट होता है, एक्सेल होता है, वर्ड होता है। तो ऐसे ही आपका जोहो का भी एक पूरा का पूरा सूट है। और इसका एक आता है आपका सीआरएम सॉफ्टवेयर। ये जो है इसकी मेनली दो चीज़ें आती हैं। क्लियर है? अच्छा, अगर यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा शेयर इसमें किसका है, तो इसमें सबसे ज़्यादा शेयर है इस कंपनी में राधा वेम्बू का। किसका है? राधा वेम्बू का है। क्लियर है? तो बस यही कुछ खास चीज़ें हैं जो कि आपको इस कंपनी के बारे में ध्यान में रखनी है। और एक और चीज़, इस कंपनी का नाम पहले जोहो नहीं था, 1996 से लेके 2009 तक
ठीक है। इस कंपनी का नाम क्या हुआ करता था? एडवेंट नेट, ठीक है ना, क्या हुआ करता था? एडवेंट नेट हुआ करता था इस कंपनी का नाम। तो ये चीज़ आप यहाँ पर थोड़ी सी माइंड में याद रख लेना, अगर आपसे कभी क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि इस कंपनी का नेम जोहो कॉरपोरेशन कब बनाया गया, ठीक है, तो ये बनाया गया था आपका 2009 में, इसका नाम चेंज करके जोहो कॉरपोरेशन रख दिया गया। क्लियर है? तो ये सब बातें आपको समझ में आ गई हैं, ज़्यादा कुछ इसमें और कुछ खास है नहीं। बाकी इसके टोटल 12 जो है आपके 12 कंट्रीज़ में इसके ऑफिसेस हैं, 12 बेसिकली इसके ऑफिस हैं, और बस इतनी खास चीज़ें हैं इसके बारे में। इंडिया बेस्ड एमएनसी है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ी सी। बाकी जो और इंडिया के बेस्ड सीआरएम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाने वाली जो कंपनीज़ है ना, वो इतनी ज़्यादा खास है नहीं कि हम उनके फाउंडर का या फिर उनके फाउंडिंग ईयर का नाम ध्यान में रखें। अगर कुछ आगे आपको मुझे लगेगा बताने को तो वो मैं आपको टाइम टू टाइम बता दूंगा। बाकी इन कंपनीज़ के आप नाम ध्यान में रखो, क्योंकि ऑप्शन ऐसा आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीआरएम कंपनी, ठीक है, तो उसमें इन कंपनियों के नाम डाल सकते हैं ऑप्शन में, तो वो पहचानने के लिए आपको इन कंपनीज के नाम थोड़े से देखने पड़ेंगे, है ना। तो एक बार ये कुछ नाम है जो मैं आपको नोट डाउन करवा रहा हूँ। एक हो जाता है इंगेज बे, ठीक है ना, क्या है? इंगेज बे है, ये सीआरएम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाती है कंपनी। देन आपका मेपल सीआरएम हो गया, मेपल सीआरएम। फ्रेश वर्क्स हो गई, ठीक है ना, क्या है कंपनी का नाम? फ्रेश वर्क्स हो गया। देन आपका यहाँ पे सेल्स बाबू सीआरएम हो गया, सेल्स बाबू। ये सभी इंडिया बेस्ड सीआरएम कंपनीज हैं। बाकी तो जो ग्लोबल इंपॉर्टेंट है वो बस उतनी पूछी जाती हैं जो मैंने आपको कल करा रखी हैं, ठीक है ना। फिर हो जाता है सेल्स सार्क, ठीक है ना, सेल्स, देन आपका शार्क हो जाता है, ठीक है। ये आपकी एक सीआरएम कंपनी है इंडिया बेस्ड, जो कि इंडिया में आपके सीआरएम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करवाती है। देन आपका एजाइल सीआरएम हो गया, ठीक है, एजाइल सीआरएम हो गई। और नेक्स्ट स्काई सेल्स, नेक्स्ट स्काई सेल्स। तो ये कुछ और कंपनीज हैं जो कि आपकी इंडिया में प्रोवाइड करवा रही हैं सीआरएम वगैरह को। और तो कुछ खास है नहीं इसमें। क्रैशियो और टेंटिकल और लिख लो, ठीक है ना, एक क्रैशियो है और एक टेंटिकल है। क्रैशियो और टेंटिकल ये भी कंपनियों के नाम हैं, ठीक है। इनको बस माइंड में रखना, कभी ऑप्शन अगर आपको एलिमिनेट करने को आ जाए ऐसा कि आपको कुछ क्वेश्चंस ना आपके ऑप्शन एलिमिनेशन से ही होंगे, ठीक है, तो उनमें आपका ऐसी चीज़ें हेल्प करती हैं। क्लियर है? तो इनका नाम ध्यान में रख लो। बाकी आपका जो कंपनीज का मैटर था वो यहीं पे था, इतना ही हमें यहाँ पे करना था कवर। आईबीएम वगैरह है तो आईबीएम आपका सीआरएम से डील नहीं करता, इसको आईबीएम को हम पढ़ेंगे मार्केटिंग के लिए, ठीक है। कहाँ पर पढ़ेंगे इसको? हम मार्केटिंग के लिए पढ़ेंगे, जहाँ पर हमें इसकी टैगलाइन वगैरह याद रखनी होगी। वो हम जब मार्केटिंग पढ़ रहे होंगे ना, वहाँ पर हर कंपनी की टैगलाइन वगैरह देखेंगे, तो सीआरएम में आपका टैगलाइन नहीं पूछी जाएगी, वो मार्केटिंग का थोड़ा सा आपका सेक्शन हो जाता है, तो वहाँ पर हम ये सारी चीज़ें कवर कर रहे होंगे। अरे बोलो हाँ, क्लियर है क्या? तो अब हम यहाँ पर अपने दूसरे टॉपिक पर आ जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्रोनेम्स, ठीक है ना। किसके लिए भाई? एक्रोनेम्स फॉर सीआरएम। तो आपके सीआरएम में जो जो एक्रोनेम्स यूज होते हैं, जहाँ जहाँ पर जो चीज़ें यूज होती हैं, वो सभी एक एक करके समझेंगे भी, उनका मतलब भी देखते जाएंगे, ठीक है। तो जहाँ पर आपका उनका मीनिंग समझना जरूरी होगा, उनका अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको मैं समझाता चाहूँगा, उसको नोट डाउन करना। बाकी जहाँ पर आपका उनका बस अकेला आपको यही याद रखना है कि किसका फुल फॉर्म क्या है, तो जहाँ वहाँ पर मैं आपको वो बता दूंगा, ठीक है। ध्यान से समझते जाना है। सबसे पहला तो देखो ये सीआरएम ही लिखा है, इसका फुल फॉर्म तो सबको पता होगा। क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट होता है, कस्टमर रिलेशनशिप। देन आपका एम से क्या हो जाता है? मैनेजमेंट। अरे बोलो हाँ, क्लियर है क्या? चलिए यहाँ पर अब शुरू करते हैं। सबसे पहला फुल फॉर्म तो यहाँ पर आपका आ जाता है SaaS, ठीक है, ये आपका एक एक्रोनेम होता है, और कई बार इसको बहुत सारी जगह यूज किया जाता है। आपके डेली यूज में भी आप बहुत सारे SaaS सॉफ्टवेयर का यूज करते हो। तो इसका मतलब क्या होता है एक बार वो समझते हैं। तो इसका यहाँ पे फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ठीक है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। अब इसका मतलब क्या होता है कि भाई सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का क्या मतलब है? तो आपने ना कई सारे यहाँ पे कुछ आपके एप्लीकेशंस आपने देखे होंगे जिसमें क्या होता है, वो जो सॉफ्टवेयर है, कोई आपका सॉफ्टवेयर है या फिर आपका कोई एप्लीकेशन है, ऐप है, वो होस्ट तो किया जाता है किसी और कंपनी के द्वारा, यानी कि उसका जो होस्ट है वो कोई और कंपनी है, ठीक है। बट उसमें जो आपका जो भी उसमें इंफॉर्मेशन डाली जा रही है, उसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, ठीक है। जो स्टोर करती है आपकी इन्फॉर्मेशन, क्या स्टोर करती है? आपकी इन्फॉर्मेशन। किसके फॉर्मेट पे? फाइल्स के फॉर्मेट में हो सकती है, इमेज के फॉर्मेट में हो सकती है, वीडियो के फॉर्मेट में हो सकती है, और कहाँ पर स्टोर करती है? ये क्लाउड स्टोरेज के फॉर्म में आपका ये स्टोर करके रखती है। अच्छा एग्जांपल देता हूँ तो आपको और क्लियर हो पाएगा। आप अक्सर क्या करते हो? गूगल में अपनी फोटोज बैकअप कर देते हो। तो वो जो फोटोज आपकी बैकअप हो रही हैं, उसमें जो गूगल आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, वो सैस की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो गूगल फोटोज में आप बैकअप डाल देते हो ना, ऐसे ही आपका ड्रॉप बॉक्स होता है, ठीक है। क्या होता है? ड्रॉप बॉक्स होता है। फिर ऐसे ही हब स्पॉट का होता है। कल मैंने आपको हब स्पॉट कंपनी करा दी ना,
तो हब स्पॉट हो गया, ड्रॉप बॉक्स हो गया, और इसके अलावा आपका हो जाता है जो मैंने अभी जोहो का बताया, ठीक है ना। तो जोहो का भी काफ़ी अच्छा मार्केट है सास में, यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में। तो बात समझ में, आप लोग जो भी यहाँ पे बैकअप वगैरह करते हो, उसका जो बेसिकली शॉर्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, वो जो एप्लीकेशन है उसका सास के अंदर आती है ये, यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। बात समझ में आ गई आपको। उसमें होस्ट तो कोई और कंपनी है, लेकिन उसमें जो इन्फॉर्मेशन वगैरह है वो क्लाउड में आपकी जा रही है, ठीक है ना। आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है आपकी उसको स्टोर कर रहे हो, और ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ पे इनसिक्योर होता है, काफ़ी सिक्योर रहता है, ठीक है। क्लियर हो गया। और यहाँ पे आते हैं, लेकिन ऑथेंटिक पे अगर आप करोगे तो वो सिक्योर रहेगा। और यहाँ पे एक आजकल बहुत चला है ऐप आपका, यहाँ पे मेगा ऐप, ठीक है ना। मेगा करके एक ऐप आता है, वहाँ पर भी आप स्टोरेज डाल सकते हो अपना, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं अपना नंबर सेकंड एक्रोनेम की। तो इसमें आपका आ जाता है एस एल ए, ठीक है। क्या आ जाता है? एस एल ए। ये वाला जो आपका टर्म है इसको भी हमें समझना है। मैं ना आपको बहुत ही एक क्रक्स फॉर्मेट में चीज़ें देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो एस एल ए है ना, इसका मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा, तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट कहीं कहीं पूछा जाता है, सीआरएम के अंडर आता है, तो ये भी हम क्लियर कर लेंगे। तो इससे पहले अगर आपने कुछ लेक्चर्स को स्किप किया हुआ है तो वो देखना बहुत ज़रूरी है। मैं जो भी लेके आ रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपको रिलेट होके ही मिलेगा, ठीक है। तो एस एल ए का मतलब होता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट, ठीक है ना। क्या होता है आपका? सर्विस लेवल एग्रीमेंट होता है। और इसका बेसिकली मतलब क्या होता है सर्विस लेवल एग्रीमेंट का? ये दो लोगों के बीच में होता है। जैसे मेरी कंपनी है तो उस कंपनी में ना मेरी दो टीम होती हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी टीम होती हैं? एक तो होती है मेरी सेल्स टीम, ठीक है, सेल्स कराएगी ये वाली टीम मेरी, जो भी सेल्स से रिलेटेड क्वेरी होगी उसको कराएगी, या फिर मुझे जो लीड मिली है उसको यहाँ पे सेल्स कराएगी। दूसरी जो मेरी टीम होती है मेरी कंपनी में, वो होती है मार्केटिंग टीम, ठीक है। अब समझना ध्यान से, दोनों दोनों टीम का जो काम है वो क्या क्या होता है, कैसे अलग होता है, चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। जो मार्केटिंग टीम है वो क्या करती है कि लोगों की यहाँ पे क्या उठा के लेके आएगी, मार्केटिंग टीम लोगों की लीड उठा के लाएगी। इसका जो मेन काम होता है लीड्स लेके आना। अच्छा, मैं लीड्स क्या होती है मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बता रखा है। लीड्स का मतलब क्या है? वो अपनी कंपनी के अकॉर्डिंगली हम टारगेटेड कस्टमर्स को उठा के लेके आएंगे कि अरे भाई ये कस्टमर हमारे काम का है, मैं उसकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी है सेल्स टीम को दे दूंगा लाके, ठीक है। ये मार्केटिंग टीम होती है, ये इसकी इन्फॉर्मेशन लाके सेल्स टीम को देती है। फिर सेल्स टीम क्या करती है? इस लीड को, इसका काम होता है, ये जो लीड मिली है इसे, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह जिस कस्टमर की हमें मार्केटिंग टीम ने दी है कि ये कस्टमर है अपना, यहाँ तक मैंने मार्केटिंग कर रखी है, और फिर सेल्स टीम का काम होता है उसको अपने कस्टमर में बदलना, ठीक है। वो जो भी इंफॉर्मेशन है जो लीड है उसे अपने कस्टमर में चेंज कर लेना, यानी कि उसको अपना जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो उसको देना, कुछ ऑफर लगा के, कुछ बातें बता के, कुछ भी उसको मतलब उसको परस्यू करना है कि आप हमारा प्रोडक्ट ले लो, तो फिर वो लीड आपकी कन्वर्ट हो जाती है आपके कस्टमर में, ठीक है। ये प्रोसेस होती है। अब यहाँ पर ये सर्विस लेवल एग्रीमेंट क्या हुआ? तो ये टर्म यूज किया जाता है इन दोनों के बीच में ना, एक एग्रीमेंट यूज किया जाता है, ठीक है ना। ये म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट को बोलते हैं क्या? एस एल ए। इन दोनों के बीच में होता है, इन दोनों टीम्स के बीच में सर्विस लेवल एग्रीमेंट। तो ये ना दोनों टीम के लिए अलग अलग होते हैं। लेट से मैंने क्या बोला, जो सेल्स टीम है ना, ध्यान देना, वर्ड्स का बड़ा खेल है यहाँ पे, कंफ्यूज हो जाओगे अगर आप एक भी वर्ड मिस करोगे। अगर आपसे मैंने बोला यहाँ पे दो टाइप के एसएलए होते हैं। एक होता है आपका मार्केटिंग एसएलए। क्या होता है आपका? एक एक होता है मार्केटिंग एसएलए। अगर मैंने कहा ये मार्केटिंग एसएलए है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मार्केटिंग एसएलए वो एसएलए होता है, वो एग्रीमेंट होता है जिसमें कि आपका जो सेल्स टीम है वो होता है, ध्यान देना, सेल्स टीम क्या कर रही है? सेल्स टीम वो बताती है इसमें कि मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है। सेल्स टीम की जो एक्सपेक्टेशन है किससे? मार्केटिंग टीम से तो ध्यान देना, यहाँ पर मैं एक बार नोट डाउन कर देता हूँ आपके लिए। इसको यहाँ पे आप नोट्स में भी लिख सकते हो, ठीक है। एक बार मैं आपको लिखवा देता हूँ ये। एक्सपेक्टेशंस सेल्स टीम दैट सेल्स टीम हैज़ फॉर मार्केटिंग टीम, ठीक है ना। ये वो एक्सपेक्टेशन होती हैं जो कि सेल्स टीम रखती है मार्केटिंग टीम के साथ। किसको लेकर के? फॉर, देखना यहाँ पे, लीड क्वांटिटी लीड क्वांटिटी एंड क्वालिटी, लीड क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली होता क्या है, आपको पता है कि मार्केटिंग टीम क्या करती है? लीड प्रोवाइड करती है सेल्स टीम को। तो यहाँ पर ये मार्केटिंग एसएलए जो है, ये एग्रीमेंट वो होता है कि यहाँ पे जो भी सेल्स टीम के एक्सपेक्टेशन है वो बता देती है मार्केटिंग टीम को कि मुझे इतनी लीड चाहिए है, यानी कि इतनी क्वांटिटी ऑफ लीड चाहिए, और लीड की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम भाई उठा करके कोई भी कस्टमर का मुझे डेटा दे दो, या फिर किसी भी कस्टमर का गलत ईमेल आईडी दे दो, कुछ भी दे दो मुझे, और फिर मैं उससे कांटेक्ट ही ना कर पाऊँ, है ना। या फिर उस कस्टमर को परस्यू करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो। लेटेस्ट से हमारी कंपनी यहाँ पे बनाती है, मेरी कंपनी जो है वो यहाँ पे शूज़ मैन्युफैक्चर करती है, और आपने मुझे जो है कस्टमर उठा दिया, कस्टमर ऐसा दिया है जिसको ज़रूरत है यहाँ पे लेटेस्ट से शर्ट की, ठीक है। तो वो शर्ट की उसे ज़रूरत है, वो शूज़ तो नहीं ले लेगा,
है ना। तो यहाँ पे क्वालिटी ऑफ जो लीड है वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो पूरा का पूरा आपको मार्केटिंग टीम को देख के आपको अच्छी अच्छी लीड निकाल के देनी है। ये आपका एसएलए होता है, मार्केटिंग एसएलए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आपका, तो देखो यहाँ पे आपका एक्सपेक्टेशन किससे की जा रही है, मार्केटिंग टीम से, तो इसको बोल दिया मार्केटिंग एसएलए। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना। और अगर आपसे मैं बोलूँ यहाँ पे सेल्स एसएलए क्या होता है, ठीक है ना, सेल्स एसएलए, तो अब आप समझ गए होंगे सेल्स एसएलए में क्या होता है। यहाँ पे वो एक्सपेक्टेशन होती हैं जो कि एक मार्केटिंग टीम रख रही होती है, ठीक है ना। एक मार्केटिंग टीम जो है एक्सपेक्टेशंस रखती है किसके साथ में, सेल्स टीम के साथ में। क्या एक्सपेक्टेशन होती है इसकी, तो ये भी मैं आपको नोट डाउन करा देता हूं। हाउ डीपली, लिख लेना इसको, थोड़ा सा मैं हिंदी में एक्सप्लेन भी कर दूंगा। हाउ डीपली एंड फ्रीक्वेंटली, हाउ डीपली एंड फ्रीक्वेंटली अ सेल्स हैपन, हाउ, या फिर सेल्स लिख दो, कई सारी सेल्स होती हैं। सेल्स विल हैपन, सेल्स विल हैपन फॉर ईच क्वालिफाइड लीड, फॉर ईच क्वालिफाइड लीड। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि मार्केटिंग टीम ने बोला अरे ठीक है, मैंने तो लीड अच्छी अच्छी निकाल के दे दी, लेकिन मेरी भी एक्सपेक्टेशन ये है सेल्स टीम से कि वो क्या करें कि भाई फ्रीक्वेंटली सेल्स को कराएं। ऐसा नहीं है कि उनसे अब सेल की नहीं जा रही, मैंने कस्टमर भी बढ़िया वैसा दिया जिसको शूज़ की ही ज़रूरत है, शूज़ ही खरीदने, लेकिन आप परस्यू नहीं कर पा रहे हो सेल्स वाली टीम। तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि फ्रीक्वेंटली, यानी कि समय समय पर आपकी सेल्स होती रहे और कितना ज़्यादा अच्छी सेल कर पा रहे हो आप, ठीक है ना। उसे लेटेस्ट से उसे खरीदना था 1 पेयर ऑफ शूज़, लेकिन आपने उसे चिपका दिया यहाँ पे 2 पेयर ऑफ शूज, ठीक है। तो मतलब इसका ऐसा टर्म होता है, बेसिक समझा रहा हूं, लेकिन डीपली का मतलब काफी ज्यादा चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये कितना हैपन होता है ईच क्वालिफाइड लीड के लिए, ठीक है ना। जितनी भी मैंने लीड प्रोवाइड करी है उसको आप पूरा सेल्स में कन्वर्ट करके जाओ, ठीक है। आपका जो कन्वर्जन रेशियो है, कन्वर्जन रेशियो आपका कितना जा रहा है वो डिपेंड करता है। कन्वर्जन रेशियो का मतलब क्या होता है, लेट्स से मार्केटिंग टीम ने 100 लीड उठा करके दे दी और उसमें से मैंने कन्वर्ट कर दिया 80 लीड्स को, ठीक है ना, 80 लीड्स को कस्टमर में कन्वर्ट कर दिया सेल्स टीम ने, तो ये बहुत अच्छा रेशियो माना जाता है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। इसमें आपको फुल फॉर्म ये अक्सर पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है ये सीआरएम का आपका एसएलए, ठीक है। तो अब ये एग्रीमेंट में कभी कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, समझ गए होंगे सभी लोग। अब आपसे कैसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अच्छा, जो बच्चे यहाँ पे ना, कई कई जो बच्चे हैं वो यहाँ पे इस चीज में कंफ्यूज हो रहे हैं कि सीआरएम के नोट्स कैसे बनाने हैं, है ना, जो कस्टमर रिलेशन का अपना ये टॉपिक चल रहा है। तो डियर देखो, यहाँ पे मैं जो भी चीजें समझाता हूँ ना, तो आपको कुछ तो समझ में आता होगा, उसको आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। क्या करना है, अपने वर्ड्स में लिखना है। यानी कि मैंने जो भी चीज समझाई है वो तो देखो यहाँ पे, अब ये मैंने आपको अलग से स्पेशली जो लिखने वाली चीज थी वो मैंने आपको अलग से लिखवा भी दी है, तो उसे तो आप नोट डाउन करो ही करो। लेकिन जो चीज आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये एक्स्ट्रा चीज है, मुझे ऐसा ऐसा समझ में आया है, तो उसको आप अपनी लैंग्वेज में, हिंदी में अगर आप कंफर्टेबल हो तो हिंदी में लिखो, इंग्लिश में हो तो इंग्लिश में लिखो, ठीक है। लेकिन आपको जो भी फुल फॉर्म वगैरह जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वो तो लिखना ही लिखना है। अरे बोलो, हाँ बात क्लियर हुई क्या, नोट्स कैसे बनाने होते हैं, तो इसमें इतना टेंशन नहीं लेनी, नोट्स कैसे करूँ, ये कैसे करूँ, वो कैसे, ठीक है। अच्छा चलो, आपको एक प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो देखो यहाँ पर ये आपका 2018 वाला क्वेश्चन पेपर है। देखो क्या पूछ रखा है इन्होंने, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीआरएम, इन्होंने पूछा है एसएफए का फुल फॉर्म बताओ। तो ये तो अब बच्चा बच्चा बता देगा, ठीक है ना। एसएफए का फुल फॉर्म क्या होता है, सेल्स फोर्स ऑटोमेशन होता है, क्या क्या होता है ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ। और इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जो आपका सीएफए यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स ऑटोमेशन है ना, इट इज अ पार्ट ऑफ सेल्स फोर्स ऑटोमेशन, ठीक है, ये एक इसका पार्ट है, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्लियर है। चलिए यहाँ पर अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखो फुल आपके जो एब्रीविएशंस है ना, मैं ये एक्रोनिम्स क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे एक्रोनिम्स पूछे जा रहे हैं। जैसे इन्होंने एक एसएफए पूछ लिया, तो हो सकता है आपसे अगली बार एसएलए का पूछ ले, किसके बीच में होता है, क्यों होता है, क्या होता है, फुल फॉर्म ही बता दो इसका एटलीस्ट। तो हमें सारी चीजें कवर करके रखनी है। अब देखो एक और ये फुल फॉर्म पूछ लिया इन्होंने, आरएफएम मॉडल में आरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये जो आरएफएम मॉडल है ना, ये मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सीआरएम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैंने आपको बताया था मैं आपको सीआरएम का एनालिटिक्स कराऊंगा, इसका एनालिटिक्स कैसे किया जाता है। तो उसमें ही एक पार्ट होता है सेगमेंटेशन ऑफ कस्टमर्स, ठीक है ना। सेगमेंटेशन ऑफ कस्टमर जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है आरएफएम मॉडल का, तो ये चीज हम वहां पर पूरी कवर करेंगे, है ना। तो इस तरीके से एक एक करके सारी चीजें कवर करनी होती हैं। और ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टिक रहना, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा स्टिक रहें, है ना। ऐसा नहीं है कि सीआरएम में ना भी अगर आप और भी चीजें पढ़ोगे, सीआरएम की बुक्स वगैरह उठाओगे, तो उनमें आपको ये कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और बट मैं जो आपको चीजें लेके आ रहा हूँ ना, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या जरूरी है और क्या क्या आपको और पढ़ना चाहिए, सीआरएम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या जरूरी है,
वो सब मैं बताने लग रहा हूँ, ठीक है ना। तो ऐसे इन सब चीज़ों में ना मेहनत लगती है। अगर आप और कुछ देखोगे ना तो लोग ना सीआरएम को बस ऐसे ही पढ़ा के निकल जाना चाह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे ही बता दे रहे हैं, मैंने देखा एक दो जगह, बाकी तो कुछ है ही नहीं सीआरएम का। बट चीज़ें आपको स्टिक रहना है कि आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, कैसी क्या चीज़ें पूछी जानी है, फिर उस पे मेहनत करनी है, ठीक है ना। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है उसको समझ लो, फिर उस पे मेहनत करो, उसकी सारी की सारी चीज़ें कवर कर लो। आपका जो टॉपिक दिया है सीआरएम यानी कस्टमर रिलेशन, इसके रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो कवर कर डालो, ठीक है। इतना हमें करना होता है। अरे बोलो हाँ क्लियर है क्या? इसलिए हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्योंकि बीच-बीच में बच्चों को लगता है कि अरे सर ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपने ये सब्जेक्ट कभी पढ़ा नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे बड़े ही इम्पेशेंट होते हैं, जबकि मैंने बोला है पेशेंस रखा करो। तो उनके अंदर बड़ा ही ये सवाल उठने लगते हैं, सर ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? सब्जेक्ट कभी आपने देखा नहीं, लेकिन तब भी ऐसे सवाल आते हैं। तो ठीक है, अब समझ आया क्यों पढ़ रहे हैं, है ना? चलिए खैर, देखो अगले यहाँ पर एक्रोनेम की बात करते हैं। आपका थर्ड वाला एक्रोनेम हो जाता है आइडा, ठीक है ना। क्या नाम है? आइडा नाम है। तो इसका देखो ये बड़ा ही बेसिक सा टर्म है और सबसे बेसिक यही चीज होती है। जैसे लेट अस से एक कस्टमर है, उसको जब कोई चीज खरीदनी होती है ना, क्वालिफाई उसको कर दिया जाता है उसके सेक्शंस में। इसको समझते हैं, ये आइडा का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है अटेंशन। देखो ध्यान से, आइडा का मतलब क्या है? अटेंशन। और कहीं कहीं इसको अवेयरनेस करके भी यूज करते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अवेयरनेस हो गया या फिर अटेंशन हो गया, देन आपका आई से हो जाता है इंटरेस्ट, ठीक है ना। आई से क्या हो जाता है? इंटरेस्ट हो जाता है। देन आपका हो जाता है डिजायर। देन हो जाता है आपका एक्शन, ठीक है ना। क्या हो जाता है इसके बाद में? एक्शन। तो ये आपका आइडा का फुल फॉर्म होता है। अब ये बेसिकली क्या है आपका? ये ना एक फनल प्रोसेस कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है परचेज फनल। ये जो पूरी प्रोसेस है ना, इसको एक नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? परचेज फनल। अब ये फनल ना आपका जो फनल होता है एक, वो किस टाइप का होता है? फनल का फिगर बनाता हूँ एक बार। फनल आपका ऐसा होता है। फनल आप लोगों ने देखा हुआ है कभी? फनल इस टाइप का होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो हाँ क्लियर है। तो इस फनल का मतलब ये होता है, इसको मैंने चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। इस तरीके से चार पार्ट्स में। यहाँ पर जो सबसे नीचे है ये हो गया एक्शन, समझाता हूँ अभी आपको, ठीक है ना। तो इसको रटना नहीं पड़ेगा आपको। ये जो यहाँ पे इसके ऊपर है वो है डिजायर। यहाँ पर आपका होता है इंटरेस्ट। देन आपका इसके ऊपर यहाँ पे होता है अवेयरनेस या फिर आपका जो अटेंशन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक जो कस्टमर होता है उसके अंदर जो एक किसी भी चीज को खरीदने की प्रोबेबिलिटी आती है, उसका कंसिडरेशन साइकिल क्या होता है, यानी कि वो चीज को खरीदना कैसे अपना स्टार्ट करता है। किसी भी चीज को हम लोग जो है खरीदना स्टार्ट करते कैसे हैं? तो वही प्रोसेस होती है आपकी आइडा। जैसे कि सबसे पहले हमें क्या होता है, किसी भी चीज पे हमारी अटेंशन जाएगी, हमारी अवेयरनेस जाएगी कि अरे मुझे तो इस चीज की जरूरत है। फिर मेरा उसमें इंटरेस्ट जागेगा, ठीक है ना। मैं उसको बार बार देखूंगा, फिर किसी एक पर्टिकुलर चीज में मेरा इंटरेस्ट जाएगा। फिर मेरे अंदर एक डिजायर होगी, यानी कि मेरे अंदर इच्छा पैदा होगी कि अरे अब मुझे इस चीज को खरीदना ही खरीदना है। फिर फाइनल मेरा क्या होता है, यहाँ पर मैं एक्शन लूंगा, यानी कि मैं उस चीज को खरीद डालूंगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका एक परचेज फनल होती है सीआरएम में। ये बहुत बेसिक टर्म है, अगर कभी पूछा जाए तो ध्यान रखना, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी है। चलिए अगले एक पे आते हैं। आपका जो फोर्थ नंबर का हो जाता है एक्रोनेम, हमारे लिए मोस्ट ऑफ जो इम्पोर्टेंट है। अच्छा ये जो एक्रोनेम्स हैं ये इनको अच्छे से आप लोग नोट डाउन करते जाना, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ भी मिस नहीं करना है। क्लियर है? अरे ये दिख रहा है या आपको जो भी मैंने कराया है? अरे मुझे लग रहा है आपको पिछली वाली स्लाइड जो है सारे बच्चों को दिख नहीं पाई होगी। एक बार ना ये देख लो, ये मैंने आपको बताया हुआ है। थोड़ा सा नोट डाउन करना हो, आप कर लेना। ये दिख रहा है ना साइड वाली चीजें। अब चलो खैर, फोर्थ नंबर पे हम बात करने वाले हैं SMM की। ये सभी लोग करते हैं, ठीक है ना। ये बैठ के सभी लोगों का काम है। इसका फुल फॉर्म होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो बस इसका आप एक्रोनेम ध्यान में रखो। बाकी इसकी प्रोसेस क्या होती है, तो बेसिकली आपके जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे आपने देखा होगा कई सारे एड्स चलते रहते हैं। अगर आप FB को देखोगे यानी कि फेसबुक को, तो वहाँ पे FB एड्स आते रहते हैं। उसमें जो कस्टमर है जब लोग यूज करते हैं ना इसको, तो बिजनेस जो होते हैं ना वो अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को ढूंढते हैं। यहाँ पे ब्लॉगर जो है अपने को ढूंढ रहे होते हैं। तो जो भी है, लेट अस से मैं अगर ब्लॉग बनाता हूँ तो फिर मैं ऐसे कस्टमर को ढूंढने की कोशिश करूंगा जो उस टाइप के पेजेस में FB में अपना इंटरेस्ट दिखा रहा होगा, ठीक है ना। तो FB हो गया, यहाँ पे आपका ट्विटर हो गया, या फिर आपका इंस्टाग्राम हो गया। आजकल तो दुनिया जहान के आ गए हैं यार। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, गूगल हो गया मेन तो, ठीक है। गूगल हो गया, इसमें कई सारी साइट्स रहती हैं। तो जो भी सोशल मीडिया साइट्स है ना, बहुत बतेरी साइट्स हैं यार आजकल तो उनमें जाकर के आप देख सकते हो, ठीक है। उनमें जो भी होता है आपका सोशल मीडिया मार्केटिंग की जाती है। बात मेरी समझ में आ गई क्या? चलिए फिर आपका यहाँ पर हम बात करेंगे फिफ्थ नंबर पे। इसका फुल फॉर्म बस ध्यान में रखो। प्रोसेस तो बहुत बेसिक होती है, कुछ पूछा नहीं जाएगा इसकी प्रोसेस से, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है। RFM हम कल करेंगे। RFM बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से समझना पड़ेगा इसको हमें, ठीक है। चलिए फिफ्थ नंबर का हम यहाँ पे देखने लग रहे हैं। अच्छा यहाँ पर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट तीन टर्म बता रहा हूँ, ये पूछे ही पूछे जाने हैं, यानी कि
इंपॉर्टेंट है काफी ज्यादा। एक होता है B2B, एक होता है आपका B2C, और एक होता है आपका B2G। ठीक है ना, ये तीन टर्म ध्यान से देखो और इनको ना नोट डाउन करो। अब ये तीनों क्या होते हैं बेसिकली, होते बहुत ईजी हैं। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है ना, इसका मतलब क्या हो गया, बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि ऐसा बिजनेस, यानी कि ऐसी कंपनीज जो कि अपना जो भी उनका सॉफ्टवेयर है या फिर उनका जो भी कंपनी में का मटेरियल है, सर्विसेज है, वो दूसरी कंपनी को यहाँ पे अपनी सर्विसेज दे रही होती हैं। किसी कंज्यूमर को नहीं दिया उन्होंने डायरेक्टली, डायरेक्टली उन्होंने पहले किसको दिया, किसी बिजनेस को दिया पहले। लेटेस्ट से यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, गूगल है, तो गूगल कई सारी कंपनीज को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिससे कि वो कंपनीज फिर अपना जो भी आगे का डेटा है वो प्रोवाइड करवा पाती हैं कंज्यूमर को। अरे बोलो ये चीज क्लियर है क्या? या फिर आपका जैसे एक होगी स्लैक कंपनी, ठीक है, तो ये चीज हो गई। बाकी अगर मैं आपसे बात करूं B2C की, तो यहाँ पर वो बिजनेस होते हैं, वो कंपनीज होती हैं जो कि डायरेक्टली किससे डील करती हैं, कंज्यूमर से डील करती हैं। ठीक है ना, किससे डील करा इन्होंने, कंज्यूमर से, तो उनको हम बोलते हैं B2C। यानी कि जो भी हमारा बिजनेस है वो चीज हमने डायरेक्टली कंज्यूमर को दे दी। लेटेस्ट से यहाँ पे Amazon हो गया, ठीक है ना, Amazon ने अपनी सर्विसेज डायरेक्टली किसको प्रोवाइड करी, कंज्यूमर को ही तो करी, है ना। या फिर आपका एप्पल हो गया, ठीक है, एप्पल हो गया, नाइकी हो गया, ये जो कंपनीज होती है ना जिनसे हम सामान खरीद रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे फिर आप बीच में बोलोगे सर वो कस्टमर वाली चीज हो गई, तो कंज्यूमर को दो या फिर कस्टमर को दो, लेकिन हमने यहाँ पर किसी कंपनी को नहीं बेचा। एप्पल ऐसा थोड़ी ना है कि एप्पल अपना जो भी सामान है, लेटेस्ट से एप्पल अपना आईफोन जाकर के नोकिया वालों को बेच दे, ऐसा तो नहीं होगा। नोकिया कंपनी को तो ये अपना नहीं बेचेगी, जो भी इसका आईफोन वगैरह है या फिर आपका एयरपैड है। तो फिर ये अपना क्या करती है, ये कंपनीज डायरेक्टली कस्टमर को या कंज्यूमर को अपना सामान दे रही होती हैं, है ना। तो ये बात है। अगर कोई कंपनी सर्विसेज अपनी दूसरी कंपनी को देगी सो दैट वो कंपनी उसको यूज कर पाए आगे के लिए, तो उसको हम बोलेंगे B2B। अगर कोई कंपनी डायरेक्टली कस्टमर को या फिर कंज्यूमर को सामान प्रोवाइड करवा रही है, सर्विस प्रोवाइड करवा रही है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, B2C कंपनी बोल देंगे। अच्छा, यहाँ पर अब B2G क्या है, तो यहाँ पर वो बिजनेस होते हैं, यानी कि इसका मतलब होता है बिजनेस टू गवर्नमेंट। यानी कि वो कंपनीज जो कि अपनी डायरेक्टली सर्विसेज वगैरह जो भी हैं वो कंपनी को, गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाने लग रही हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपका सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है PSUs, ठीक है। कुछ PSUs होती हैं जो कि उनका जो भी बिजनेस वगैरह का यूज है वो किसके लिए करती हैं, गवर्नमेंट के लिए करती हैं। वो चीजें गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवा रही होती हैं, सर्विसेज जो है उन कंपनी ने अपनी गवर्नमेंट को प्रोवाइड करवाई, तो ऐसे कंपनीज को हम क्या बोलते हैं, B2G कंपनीज बोलते हैं। अरे बोलो हाँ, ये वाली चीज आपको यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो पाई कि नहीं हो पाई? अब यहाँ पर हम आगे बात करेंगे, सिक्स नंबर पे आ जाते हैं। सिक्स क्या, यहाँ पे बेसिकली आपका ये फिफ्थ वाला हो गया, ये सिक्स हो गया और ये सेवंथ हो गया। एट्थ नंबर का अपना जो नंबर है, एट्थ नंबर का एक्रोनेम या फिर एब्रिविएशन, वो देखते हैं। अच्छा, ये CLV का मतलब बताओ। CLV एंड CLTV अगर मैंने आपसे बोल दिया तो इसका मतलब सभी को पता है ना, ऑलरेडी मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आई होप आपके माइंड में होगा। क्या होता है ये आपका कस्टमर लाइफ वैल्यू, ठीक है, क्या होता है आपका ये कस्टमर लाइफ वैल्यू, या फिर आपका CLV है तो कस्टमर लाइफ वैल्यू होता है। अगर CLTV बोल दिया तो ये LT है ना, इसका मतलब हो जाता है बस लाइफ टाइम, ठीक है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। ये लाइफ टाइम हो जाता है, ये लाइफ वैल्यू है। क्लियर है, तो ये चीज ध्यान में रखना। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको और क्या क्या चीजें बताई थी, फटाफट से मुझे यहाँ पर आप एक काम करो, ये बताओ कि मुझे चर्न रेट एंड रिटेंशन रेट का फॉर्मूला क्या होता है। चर्न रेट एंड रिटेंशन रेट का जो रिलेशन है, ये दोनों कुछ फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली रिलेट होंगे इन द टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। बताइए आप मुझे, ठीक है ना, फ्रैक्शन के टर्म में बताओ ये। चलो फटाफट से कमेंट करो, देखता हूँ किसको क्या याद है। और यहाँ पर फिर आपका CLV से आगे चल के आओगे तो यहाँ पे ना एक होता है आपका CAC। CAC क्या होता है भाई, CAC का मतलब होता है कस्टमर, यहाँ पर नोट डाउन करो अच्छे से, ठीक है ना। क्या होता है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट होती है। अच्छा, अब ये कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट का मतलब क्या है, इसके बारे में मैं आपको बेसिक बेसिक आइडिया दे चुका हूं, अगर आपको याद हो तो। मैंने क्या बताया था एक बार आपको, हमें कस्टमर को, एक अपने कस्टमर को रिटेन करने के लिए तो चलो ठीक है, उसको लेकिन अपने प्लेटफॉर्म तक लाने के लिए हमें जो कॉस्ट लगती है ना, उसको बोला जाता है कस्टमर एक्वाइजिशन कॉस्ट। यानी कि लेटेस्ट से मेरी यहाँ पे मैंने मार्केटिंग टीम लगा रखी है, ठीक है ना, क्या बोला था मैंने ऊपर, मार्केटिंग टीम लगा रखी है, प्लस में मैंने अपनी सेल्स टीम लगा रखी है, फिर प्लस में मैं कुछ ऑफर्स वगैरह भी दे रहा हूँ कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, कुछ भी मैंने उसको यहाँ पे मतलब जैसे जैसे लेके आया। तो जो भी खर्चा मैंने यहाँ पे अपनी मार्केटिंग टीम पे किया, उनकी सैलरी वगैरह, या फिर उनको मैंने बोनस दिया कंपनी में, जो भी मेरे एम्प्लॉईज हैं उनको जो जो मैंने फैसिलिटीज प्रोवाइड
प्रोवाइड करवाई। अब जो मार्केटिंग टीम है वो यहाँ पे डेटा भी यूज़ करेगी, तो नेट जो यूज़ किया है उसका वो ना पूरा का पूरा ऐड होता है। छोटी से छोटी चीज़ जो भी मेरा खर्चा हुआ है ना इन दोनों टीम्स पे मिला करके, ये सेल्स जो मार्केटिंग टीम है उसने कैसे कैसे क्या इकट्ठा किया, कहाँ से ये लीड्स लेके आए, ठीक है ना, वो लीड्स उन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड करवाई सेल्स टीम को, ये कितनों को कन्वर्ट करवा पाए, मेरा कितना खर्चा हो गया इन पे सब मिला करके, और प्लस में ऑफर्स, ये सब का सब खर्चा मिला करके जो मेरी कॉस्ट निकलती है, ठीक है ना, जो भी मेरा यहाँ पे क्या निकल के आया, ये जो खर्चा निकल के आया, इसे मैं डिवाइड कर दूंगा। ध्यान देना, ये कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कैसे निकलती है। CAC का मतलब होता है मैंने जितना भी खर्चा किया, यानी कि यहाँ पे आपका जो भी एडवर्टीजिंग स्पेंड बोल दो इसे, ठीक है ना, एडवर्टाइज स्पेंड बोल दो, इसमें आपका सिर्फ एडवर्टाइजमेंट ही नहीं, ये आपका पूरा का पूरा जो खर्चा हुआ मुझे मार्केटिंग का, सेल्स का, ऑफर का, एडवर्टीजमेंट कराने का, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ न्यू कस्टमर एक्वायर्ड, नंबर ऑफ न्यू कस्टमर एक्वायर्ड, कस्टमर्स एक्वायर्ड। तो मेरी जो वैल्यू होती है वो मुझे यहाँ पर मिल जाती है कि मेरी एक कस्टमर के लिए कितनी कॉस्ट पड़ी, यानी कि कस्टमर एक्वाजिशन कॉस्ट मुझे कितनी पड़ी, मैंने कितना खर्चा किया, मुझे कितने कस्टमर मिले, उससे मैं डिवाइड कर दूंगा। तो मुझे पता चल जाएगा कि एक कस्टमर का मुझे एक्वायर करने में कितना खर्चा करना पड़ा। फिर मैं देखूंगा कि इस कस्टमर ने मेरी सामान को खरीदने के लिए कितना खर्चा किया, इसकी लाइफ टाइम वैल्यू क्या है, इसका रिटेंशन रेट कितना चल रहा है। फिर मैं उस कस्टमर को यहाँ पे जज करना शुरू कर दूंगा, उसको मैं सेगमेंटेशन में लेके जाऊंगा। तो प्रोसेस समझ रहे हो, CRM का ये ना एक मशीनरी समझ लो इसे। चलो सेगमेंटेशन, अब आप इस पोजीशन पे आ चुके हो कि मैं आपको अगर ये चीज बताऊंगा कि CRM जो है ना ये आपकी एक मशीनरी है ना, मशीनरी आप देखते हो ना ऐसी होती है मशीनरी। तो इस मशीनरी में ना पहले क्या किया जाता है, किसी भी कस्टमर को मार्केटिंग टीम डील करती है, सेल्स टीम डील करती है, फिर वहां से वो कस्टमर निकल के आता है मेरे पास, मैंने उसका CAC देख लिया, फिर CAC देख करके उस कस्टमर की हम निकालते हैं इसकी लाइफ टाइम वैल्यू कुछ टाइम के बाद क्या हो रही है, कितने का इसने सामान खरीदा, रिटेंशन रेट क्या है इसका, मेरी कंपनी का चर्न रेट कितना जा रहा है, चर्न रेट समझाया था ना क्या होता है, हाँ। चलो ये सब देख करके मैं आगे फिर उस कस्टमर का क्या कर देता हूँ, सेगमेंटेशन कर देता हूँ। यहीं से हमें जो है कस्टमर का सेगमेंटेशन पढ़ना पड़ता है। फिर कस्टमर की प्रॉफिटेबिलिटी देखनी होती है कि एक कस्टमर से हमें कितना प्रॉफिट वगैरह आ रहा है, ठीक है। तो ये सब टर्म्स आपके इस तरीके से यूज होते हैं, एक माइंड में आपके मैप बनता जा रहा है, आपकी नहीं बनता जा रहा है। ये जो CRM है ना ये कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, ये प्रोसेस है, आपके माइंड में जो चीजें फीड होती जा रही है ना धीमे धीमे, और अगर कोई चीज समझना है उसे 2-3 बार देखना ही देखना है। मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें अभी क्यों दे रहा हूँ, इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपके माइंड में जब तक बैठेगा ही नहीं ना, अगर ये मैंने 1 घंटा बैठ के पूरा पढ़ा दिया, उस दिन आपको जो 80% बच्चे हैं ना उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन एक दिन वो भी होगा जब मैं आपको 2 से 3 घंटे भी एक साथ पढ़ाऊंगा बैठ के, तब भी आपको सब कुछ समझ आएगा। तो एक बार वो प्रोसेस से होके तो निकलो पूरी की पूरी, ठीक है। तो ये बात है, फिर हम यहाँ पे सेगमेंटेशन देखते हैं, एनालिटिक्स देखते हैं कस्टमर का कंपनी में कि कैसा क्या एनालिटिक्स है। तो अब बात समझ में आ रही है, थोड़ा थोड़ा आपके माइंड में घुस रहा है किस तरीके से CRM काम करता है, ठीक है। तो मेरा जो पूरा का पूरा ये हम यहाँ पे चीजें कर रहे हैं, जो आपको मैं एक्रोनेम्स करा रहा हूँ, उसमें भी सब चीजें सिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे CRM में क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, हर टर्म की क्या कुछ चीजें हैं। अरे बोलो हाँ, क्लियर हो रही है क्या ये सब। तो आज का लेक्चर में आपको मैंने जो भी बताया है वो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और भी एक्रोनेम्स पढ़ेंगे, प्रोसेस के नाम समझेंगे यहाँ पर हम, और मैं आपको कल RFM से भी रूबरू कराऊंगा, ठीक है ना। थोड़ा सा RFM के ऊपर भी अगर जाएंगे तो जाएंगे, बाकी देखते हैं आपको कल मैं क्या क्या कराने वाला हूँ, ठीक है। तो खैर इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। और हाँ, आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं, आपको ये पता है क्या CEO क्या होता है किसी कंपनी में, CTO क्या होता है, CEO क्या होता है। तो ये भी आपको पता होने चाहिए, हर ऑफिसर के क्या क्या काम होते हैं ऊपर, जो है CEO का क्या काम है, CTO का क्या काम है, CEO का क्या काम है ना। तो इनके बारे में भी हल्का हल्का बेसिक आइडिया, क्योंकि इनका पूछ लिया जाता है कहीं कहीं, ठीक है ना। अगर आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछा तो ये भी पूछ सकते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो खैर ये सारी की सारी चीज़ें हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर पूरा समझ में आ गया होगा। एंड चीज़ों को शेयर करते रहे यार। देखो ये चीज़ें अभी ना ये सब ना आपको पूरा का पूरा पैटर्न निकालने में एग्जाम का बहुत चीज़ें लगती हैं, और बाद में सब लोग उठा के पूरा डाल देते हैं कि अरे चलो ये कॉपी कर लो, यहाँ से ये ऐसा आ रहेगा वैसा आ रहा है। लेकिन चीज़ें एक बार जहाँ से ओरिजिनेट होती हैं उसमें बहुत कुछ देखना पड़ता है, ठीक है। तो खैर यहीं पर अब इस सेशन को मैं एंड करता हूँ। अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए और मेहनत अच्छे से करो यार, सारी की सारी चीज़ें करो। और अभी आपको अगर थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है तो एप्टीट्यूड यानी कि जो आपका मैथमेटिक्स है, मैथ्स है, उस पर काम करना शुरू करो ना। आप लोग बैठे मत रहो, ठीक है। मैंने आपको जनरल साइंस करा रखी है, जनरल साइंस आपकी चली रही है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज खत्म ही है, उसमें 2-3 क्लास और ले लूंगा स्पेशल। आपके मैंने देखे डाउट्स वाली PDF आ चुकी है, तो कभी ना किसी दिन उठा करके सारे डिस्कस करा दूंगा, ठीक है। और वो मुझे याद है, ऑक्सीजन एक्सप्रेस का भी याद है मुझे। और अपना देखो ऑक्सीजन एक्सप्रेस क्यों नहीं कराई, अभी
आपका अभी काम चल रहा है इसके ऊपर, ठीक है। और किसान रेल भी अभी नहीं कराई, किसान रेल ना आपका अभी रिसेंटली 200 गई है, तो अगर मैं वो पहले करा देता आपको किसान रेल पूरा कंप्लीट, तो ये वाला उसमें फैक्ट जोड़ ही नहीं पाता, फिर पेपर में आ जाता, क्या कर लेते, है ना। तो इसलिए नहीं करा रहा हूँ, किसी चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है। तो इन्हें मैं सोच रहा हूँ जब टाइम आएगा, सही समय जब आएगा, तब आपको ये करा दिया जाएगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी, क्लियर है। फिर आपका जीके यहाँ पे कंप्लीट चल ही रहा है, जीके में जितनी चीज़ें कराई जा रही है ना, मोस्टली क्वेश्चन वहीं से फंसेंगे, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि इससे बाहर कुछ जा ही नहीं सकता। जीके में जितने फैक्ट बताए जा रहे हैं वो उसी बेसिस पे हैं जो आपकी एसएससी और रेलवे में आए हुए हैं, और इससे बाहर क्वेश्चन पेपर नहीं जाएगा। रेलवे के अराउंड आई थिंक 120 प्लस शिफ्ट हो चुकी है एनटीपीसी में, ठीक है। तो इन सब का जो एनालिसिस है ना, उसके बेसिस पे कराया जा रहा है। एसएससी के जो आपके अभी 18 सेट्स हुए थे, और आपका जो ये क्या नाम, सीएचएसएल का पेपर हुआ था, इसके हुए थे 36 सेट, ठीक है। तो इन सब के बेसिस पे कराई जा रही हैं चीज़ें वो सब। चलिए खैर, तो ये सब करते रहो, और कस्टमर रिलेशन भी आपका अब आपके दिमाग में धीमे धीमे चीज़ें जाने भी लग गई होंगी, टेक्निकल टर्म्स भी आप सीख रहे हो, तो धीमे धीमे ये भी हम अपना निपटाएंगे। फिर मार्केटिंग भी करा दूंगा, टेंशन मत लो, कहोगे तो इकोनॉमी भी करा दूंगा, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, स्कोर अपना 100 प्लस ही करना है, वही हमारा टारगेट है, ठीक है। चलिए खैर, इस सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।